नमस्कार साथियों, क्या आप ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप इस एग्जाम को बेहतर ग्रेड से पास करना चाहते हैं एक ही बार में? तो यह दिव्या सीरीज आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस सीरीज के अंदर आपकी ट्रिपल सी की तैयारी बेसिक टू एडवांस तक पूरी होने वाली है क्योंकि यहाँ पर आपके ट्रिपल सी के सभी चैप्टर आपके एग्जाम में टोटल 9 चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आपके ट्रिपल सी की पूरे 9 चैप्टर होंगे। 9 चैप्टर के बाद आपके लिए फुल फॉर्म होंगी, शॉर्टकट ही होंगी, वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, फुल फॉर्म होंगी और साथ-साथ आपके लिए यहाँ पर मॉडल पेपर भी होने वाले हैं। तो यह सीरीज आपके लिए दिव्यास्त्र साबित होने वाली है क्योंकि इस दिव्या सीरीज को मैंने खुद ही लिखा है और यहाँ पर आपका बहुत अच्छा कंटेंट भी होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं क्योंकि आपके एग्जाम का सिलेबस लिमिटेड है और आपका ऑफिशियल सिलेबस भी दिया गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो हमारा ट्रिपल सी का पेपर है नाइट संस्था द्वारा कराया जाता है और 2026 का ऑफिशियल सिलेबस क्या है। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। जो आपका पहला चैप्टर है वो है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जिसमें हम कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर और इतिहास के बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कंप्यूटर क्या है, हिस्ट्री एंड जनरेशन, कंप्यूटर की पीढ़ियां और उसका इतिहास। उसके बाद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, उसके बाद इनपुट आउटपुट, सीपीयू, सारा कुछ जो आपका पहला चैप्टर है पूरा उसको कंप्लीट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका पेज नंबर 06 से लेकर 43 तक होने वाला है। उसके बाद जो आपका अगला चैप्टर आता है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला चैप्टर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है जिसमें हम बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आपका एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स, यूनेक्स और आपका डेस्कटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया CLI, GUI, फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट, सारा कुछ आपका इसमें कवर करेंगे। उसके बाद जो आपका अगला चैप्टर आता है जिससे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। टोटल आपके 9 चैप्टर हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगला चैप्टर वर्ड प्रोसेसिंग है जिसमें हम लिब्रे ऑफिस राइटर को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। आप यहाँ पर पेज नंबर भी देख सकते हैं। उसके बाद आपका जो अगला चैप्टर आता है वो है हमारा स्प्रेडशीट, जिसको लिब्रे ऑफिस कैल्क कहते हैं। इसको हम स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं। स्प्रेडशीट के आप चैप्टर पेज नंबर देख सकते हैं। अगला चैप्टर आएगा वो हमारा प्रेजेंटेशन का होगा जो आपका लिब्रे ऑफिस इंप्रेस को कवर करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड डब्ल्यू, इसमें हम इंटरनेट और डब्ल्यू जो आपकी लैन नेटवर्क है, लैन मैन वैन टोपोलॉजी है और सारा कुछ इसमें आईपी एड्रेस, आईएसपी, टीसीपी, आईपी, ओएसआई, सारा कुछ कवर करेंगे। इंटरनेट और डब्ल्यू में जो आपके ब्राउजर होते हैं, सर्च इंजन होते हैं, क्या होते हैं, सारा कुछ यहाँ कवर करेंगे। अगला चैप्टर आता है हमारा ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विस का। तो सारा कुछ हमारा ईमेल संबंधित जो भी डाउट होंगे। उसके बाद सोशल नेटवर्किंग आएगा, ई गवर्नेंस आएगा और आपका मशीन लर्निंग भी थोड़ा सा हम ले लेंगे। आपके एग्जाम में तो नहीं है लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पर अपना करते चलेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में यदि अच्छे नंबर लाना है तो सारा कुछ हम यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से करने वाले हैं। तो आपको वीडियो के अंदर जरूर जुड़ा रहना है। यदि आप ये पहली क्लास पूरी देख लेते हैं तो आपको पहली क्लास से भरोसा हो जाएगा। यदि आप इसी क्लास को पूरी सीरीज आपकी लगभग 25 से 30 दिन आपकी ये क्लास चलने वाली है, पूरी सीरीज देख लेते हैं तो आप अपने एग्जाम को बहुत ही अच्छी ग्रेड से पास कर पाएंगे। और जो आपका 8वां चैप्टर है वो है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन, जिसमें हम अपने ओटीपी, क्यूआर, यूपीआई, फोन पे, यूएसएसडी, नेट बैंकिंग, आरटीजीएस, नेफ्ट, आईएमपीएस, सारा कुछ कवर करेंगे। उसके बाद जो आपका लास्ट चैप्टर है वो है ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी, जो सीधे सीधे क्वेश्चन और सबसे ज्यादा कहे जाए तो इसी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका एआई होगा, एआई के बाद आईओटी होगा और आपका जो मशीन लर्निंग है उससे संबंधित साइबर सिक्योरिटी, रैनसमवेयर, ट्रोजन हॉर्स, जो आपके स्पैम में स्पैम होता है और आपके जो भी आपके सारा कुछ आपका साइबर सिक्योरिटी संबंधित है, सारा कुछ आपको यहाँ पर होने वाला है। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो मैंने आपको चैप्टर बताए उन चैप्टरों में क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम अपनी थ्योरी पढ़ेंगे वन लाइनर के रूप में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ ट्रू फॉल्स होंगे, फुल फॉर्म होंगी, शॉर्टकट क्यों होंगे, सारा कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। उसके बाद आपके लिए यहाँ पर प्रैक्टिस पेपर भी होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर का नाम क्या है? यदि आपने अभी तक इस ई बुक को नहीं लिया है तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं। इस ई बुक को लेने के लिए आपको दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। जैसे आप मैसेज करते हैं तो आपको लिखना है हे सर ई बुक। आपके पास एक स्कैनर आएगा, जैसे ही आप इसमें 49 रुपए पे करते हैं तुरंत आपके पास ई बुक आ जाएगी। जब आप यहाँ से क्लास पढ़ेंगे और क्लास के साथ साथ आपको इसका पीडीएफ भी मिलेगा, मतलब आप एक बार इस किताब को ले लेंगे, ज्यादा नहीं, मैंने इसको सिर्फ 49 रुपए में आपको बताया है क्योंकि इस किताब का प्राइस आपको देख सकते हैं 99 रुपए था। लेकिन आपको ये ऑफर हमेशा चलता रहेगा। कभी भी आप इस सीरीज को लेते हैं, कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको यह ई बुक
ओनली 49 रुपये में मिलेगी। सिर्फ आपको कमेंट करना है सर मैं 49 वाला ऑफर लेना चाहता हूँ, तो आपको उसी में 49 का क्यूआर आएगा, 49 पेमेंट करते हुए आपको ये ई बुक मिल जाएगी। प्राइस कितना भी चल रहा हो, लेकिन आप लिखते हैं 49 तो आपको ये किताब 49 में ही मिलेगी, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको डेली क्लास कराऊंगा और साथ में आप जब आप घर में रिवीजन करेंगे, क्योंकि यदि आप एक बार क्लास देख लेते हैं और एक बार आप ई बुक से रिवीजन कर लेते हैं तो आपका सारा कुछ बहुत अच्छे से कवर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी पहली हेडिंग, पहले चैप्टर और पहले कॉन्सेप्ट से। आखिर जो इंट्रोडक्शन कंप्यूटर है पहला चैप्टर है, इसमें जो पहली डेफिनेशन बनती है कंप्यूटर। आखिर कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है? बेसिक कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर की परिभाषा क्या है तो याद रखेंगे, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इनपुट के रूप में लेकर प्रोसेस करता है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इनपुट के रूप में लेकर प्रोसेस करता है, वो हमारा एक प्रकार से कंप्यूटर होता है। और कंप्यूटर का कार्य होता है निर्देशों के अनुसार कार्य करना। कंप्यूटर अपने मन से कोई भी कार्य नहीं कर सकता। कंप्यूटर जो भी कार्य करता है वो हमारे और आपके दिए हुए निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। अगला पॉइंट बनता है कंप्यूटर डेटा को सूचना में बदलने वाली मशीन है। और इसके बाद कंप्यूटर ऑटोमेटिक रूप से कार्य करता है। आपने कंप्यूटर कुछ कार्य दिया वो अपने मन से कर देगा। जैसे आपने कुछ भी दिया प्रोसेस करके, वो जैसे आपने लिखा, जैसे आपने कीबोर्ड से कुछ भी टाइप किया तो वो अपने मन से थोड़ा कर देगा। मतलब आपने लिखा, अब आपको ऐसा नहीं कि आपको सीधे उसमें लिखना पड़ेगा, आपको सिर्फ कीबोर्ड पे लिखना है, प्रोसेस करके आपके सामने उसका आउटपुट दिखेगा। इसके बाद कंप्यूटर बिना थके लगातार कार्य कर सकता है। तो कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है। एक व्यक्ति होता है, सुबह काम पर जाता है, आप अपने ऑफिस जाते हैं, आप अपनी ड्यूटी जाते हैं, लेकिन आपको यही सवाल रहता है, आप सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक अच्छे से काम करते हैं, 2 से 3 तक देखते हैं, लंच अंच करते हैं और आपको लगता है कब मेरा टाइम हो और कब मैं घर जाऊं। और जब आपके लास्ट के 1 घंटे बचते हैं तो आपको चिड़चिड़ापन लगता है कि कब मेरा काम हो और कैसे मैं तुरंत घर पहुंच जाऊं। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं होता। यदि कंप्यूटर अच्छा है, प्रोसेसर अच्छा है, तो बिना थके आपका लगातार कार्य करता रहता है। तो यही कंडीशन है, कंप्यूटर बिना थके लगातार कार्य कर सकता है। तो आप देखेंगे जो हमारे सारे इंपोर्टेंट यहाँ पर वन लाइनर होने वाले हैं। थ्योरी आपकी ज्यादा नहीं है, सिर्फ वही है जो सीधे आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछ आते हैं और ये आपका बेसिक टू एडवांस तक पूरा होने वाला है। कंप्यूटर में सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है डेटा और इन्फॉर्मेशन, जो आपकी डेटा और सूचना होती है, आखिर इनमें अंतर क्या होता है। तो छोटी सी बात याद रखनी है, जो डेटा होते हैं वो कच्चे तत्व होते हैं जिनका कोई मूल रूप से कोई उपयोग नहीं होता। जब आपका डेटा प्रोसेस हो जाता है और वो आपका इन्फॉर्मेशन सूचना में बदल जाता है तो वो क्या कहलाता है? वो हमारा सूचना कहलाता है। मतलब जब जो आपका डेटा है वो प्रोसेस हो जाता है तो वही आपका सूचना में कन्वर्ट हो जाता है। डेटा अपने आप में कुछ नहीं है। डेटा का जब तक प्रोसेस होकर उसका आउटपुट नहीं होता, जब तक आपको सूचना में नहीं बदलता, एक हिसाब से कह सकते हैं बेकार है। डेटा का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता। आप यहाँ पर देख सकते हैं हेडिंग में, डेटा का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता। सूचना को इन्फॉर्मेशन कहते हैं। प्रोसेस सूचना हुआ, जो सूचना है, इन्फॉर्मेशन है, प्रोसेस किया हुआ डेटा होता है। जो सूचना होता है वो क्या होता है? जो आपका डेटा है वो प्रोसेस हुआ होता है। सूचना अर्थपूर्ण उपयोगी होता है और डेटा इनपुट होता है, जबकि सूचना आउटपुट। जैसे कि आपकी कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये आपकी इनपुट डिवाइस होती है। जब तक आपका कीबोर्ड माउस आपके कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं है, आप कुछ भी करते रहिए, आपका कुछ भी आउटपुट नहीं निकलने वाला। जैसे कि आपने अपने कंप्यूटर सीपीयू से अपना कीबोर्ड कनेक्ट किया और आपने कुछ भी लिखा, जैसे मेरा नाम सुनील कुशवाहा है जिसकी आप क्लास देख रहे हैं अपने यूट्यूब सक्सेस माई गोल पर, आपने लिखा सक्सेस माई गोल, जैसे आपने कीबोर्ड से लिखा, यदि कंप्यूटर में कनेक्ट नहीं है कोई मतलब नहीं है, सिर्फ डेटा है, आपने टाइप कर दिया। लेकिन यदि सीपीयू में कनेक्ट है और आप एमएस वर्ड में लिख रहे हैं तो वो प्रोसेस होकर एक सूचना में बदल जाएगा जो आपका एक नाम हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट बनता है जो कंप्यूटर है आखिर ये किस कार्य प्रणाली पर कार्य करता है। तो कंप्यूटर एक ही सर्कल में काम करता है। सबसे पहले आपने जो मैंने आपको बताया इनपुट और आउटपुट के बारे में, कंप्यूटर को सबसे पहले निर्देश दिए जाते हैं। निर्देश देने के बाद प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद उसका आउटपुट निकलता है। आउटपुट निकलने के बाद यदि आप उसको स्टोर करना चाहते हैं तो स्टोर कर सकते हैं और नहीं करना चाहते हैं तो कोई उसमें कंपलसरी नहीं रहता। जैसे कि आप एमएस वर्ड में कोई काम कर रहे हैं, जैसे आपने कोई फाइल बनाई, यदि आप उसको सेव करना चाहते हैं, सबसे पहले आप कीबोर्ड से इनपुट देंगे, प्रोसेस होकर आपका सूचना में बदल देगा। आपने डेटा दिया, प्रोसेस हुआ, आउटपुट में कन्वर्ट हुआ। यदि आप उसको स्टोरेज करना चाहते हैं तो उसको सेव कर सकते हैं कंट्रोल एस के माध्यम से, नहीं करना चाहते तो आपका वैसे भी नॉर्मली कट जाएगा जब आप उसको बंद करेंगे। तो यह आपका 4 स्तर में काम करता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, यह 3 सर्कल होते हैं। और उसके बाद जो आपको स्टोर करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। तो यही लिखा है, इनपुट डिवाइस से डेटा और निर्देश दिए जाते हैं। सारी आपकी यहाँ पर क्लास है बिल्कुल फ्री में होने वाली है। और ई बुक को लेने के लिए मैंने आपको थोड़ा इसलिए कहा है क्योंकि
आप जब एक बार इस क्लास को देख लेंगे और एक बार ई बुक से रिवीजन कर लेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाएंगे। सीपीयू डेटा को प्रोसेस करता है। सीपीयू है क्या करता है, ये डेटा को प्रोसेस करता है और सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। स्पेशल सीपीयू का भी टॉपिक है, इनपुट का भी टॉपिक है, आउटपुट का भी टॉपिक है। ये सभी आपका सिर्फ बेसिक है। पूछा गया है आउटपुट डिवाइस से परिणाम प्राप्त होते हैं, आउटपुट को स्टोरेज में सेव किया जाता है। जो आउटपुट को स्टोरेज में, जैसे आपने जो भी डेटा लिखा है इनपुट होकर प्रोसेस होगा, वो आउटपुट है, मतलब यदि सेव करना चाहते हैं तो उसको सेव कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका अगला पॉइंट बनता है वो है हमारे कंप्यूटर की विशेषताएं। आखिर में जब हम कंप्यूटर पढ़ ही रहे हैं तो कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में भी पता होना चाहिए कि आखिर कंप्यूटर क्या है, इसमें क्या क्या गुणवत्ताएं होती हैं, आखिर ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहला होता है कंप्यूटर बहुत तेज काम करता है। कंप्यूटर अपनी सोच से भी ज्यादा बहुत तेज काम करता है। तो कह सकते हैं कंप्यूटर बहुत तेज काम कर सकता है। जितना आप कंप्यूटर को यूज करेंगे, जितना ज्यादा आप अच्छा चलाने जानेंगे, उतना ही अच्छा कंप्यूटर काम करता है। कंप्यूटर में एक्यूरेसी अधिक होती है। कंप्यूटर अपने आप में कभी भी कोई गलती नहीं करता। जो भी गलती होती है हम या आप यूजर द्वारा होती है। कंप्यूटर अपने आप में कोई गलती नहीं करता। जैसे आपने लिखा सक्सेस माई गोल, तो वो सक्सेस माई गोल ही लिखेगा। यदि आपने माई गोल सक्सेस लिख दिया तो माई गोल सक्सेस ही लिखेगा, क्योंकि कंप्यूटर कभी भी अपने आप से कोई गलती नहीं करता है। जो भी गलती होती है हम यूजर के द्वारा ही होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर डिलीजेंस के साथ बिना थके काम करता है। तो कंप्यूटर वही है, कभी आपका थकता नहीं है। कंप्यूटर वर्सटाइल होता है, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। और वर्सटाइल मतलब विश्वसनीय होता है। इसके बाद जो कंप्यूटर की स्टोरेज होती है, अपने अकॉर्डिंग आप इसकी स्टोरेज बढ़ा सकते हैं, घटवा भी सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर ऑटोमेशन पर आधारित होता है। नेक्स्ट पॉइंट कंप्यूटर की सीमा। आखिर कंप्यूटर में जो हानिकारक है, आखिर कंप्यूटर में क्या नहीं है। तो जैसे आपने उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा, अब उसकी कमियां भी। जैसे एक चीज होती है कोई भी हो, उसमें कमियां भी होती हैं और उसमें अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, अच्छाई भी होती है, कमियां होती हैं और गुणवत्ता भी होती है। तो याद रखेंगे कुछ उसमें सीमा है, कुछ कमियां हैं। तो सबसे बड़ी कमी यही है कंप्यूटर के पास स्वयं की कोई बुद्धि नहीं है। कंप्यूटर स्वयं में कुछ सोच नहीं सकता, कुछ समझ नहीं सकता। कंप्यूटर बिना निर्देश के कोई कार्य नहीं कर सकता। यदि गलत इनपुट डालोगे तो गलत आउटपुट, जैसा मैंने आपको बताया, यदि आप डेटा गलत इनपुट करेंगे तो आपके पास भी आउटपुट गलत ही आने वाला है। तो वही लिखा है कंप्यूटर स्वयं में कोई निर्णय नहीं ले सकता। ये आपकी कुछ कंप्यूटर सीमाएं जिनको आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद कंप्यूटर का इतिहास। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है आखिर जो पहला गणना यंत्र था वो कौन सा था। तो याद रखेंगे जो पहला गणना यंत्र है वो है अबेकस। इसका प्रयोग जोड़ घटाव गुणा भाग के लिए किया जाता था। इसमें किसका प्रयोग होता था, गोलियों और छड़ों का प्रयोग होता था। अगला पॉइंट है नेपियर वॉन्स। जो नेपियर्स बॉन्स है, नेपियर्स बॉन्स का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो नेपियर्स बॉन्स का आविष्कार जॉन नेपियर ने किया। इसका प्रयोग आपसे क्वेश्चन पूछता है गुणा और भाग करने के लिए कौन सी मशीन का प्रयोग किया गया। तो याद रखेंगे नेपियर बॉन्स द्वारा, जॉन नेपियर द्वारा नेपियर बॉन्स मशीन की स्थापना की गई। यह हड्डी छड़ों के टुकड़ों से बना होता था। इन पॉइंट को छोटा सा याद रखेंगे। अगला पॉइंट बनता है हमारा पास्कलाइन। जो पास्कलाइन है आखिर ये क्या है, तो याद रखेंगे ब्लेज पास्कल द्वारा पास्कलाइन मशीन का आविष्कार किया गया। किसके द्वारा, पास्कलाइन मशीन का आविष्कार ब्लेज पास्कल द्वारा किया गया। यह मैकेनिकल गणना मशीन थी। इसका प्रयोग मुख्य रूप से जोड़ और घटाव के लिए किया जाता है। जैसे आपने देखा गुणा और भाग के लिए किसका प्रयोग हुआ, तो गुणा और भाग के लिए नेपियर्स बॉन्स मशीन का आविष्कार हुआ। और उसके बाद यहाँ पर आपको जोड़ और घटाना करना है, वहां पर आपके जोड़ और घटाना नहीं हो रहे थे, जोड़ और घटाना करना है। तो वहां पर कौन सी मशीन का आविष्कार हुआ, पास्कलाइन मशीन का आविष्कार हुआ। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है पास्कलाइन आविष्कार, जो पास्कलाइन मशीन है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो ब्लेज पास्कल द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट जिनका नाम आपने बहुत ज्यादा सुना है, चार्ल्स बेबेज। एक ही नाम आता है। कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया। और कब किया गया, तो सन 1837 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज द्वारा एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया गया। सन याद रखेंगे 1837 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज द्वारा कंप्यूटर का आविष्कार किया गया। आधुनिक कंप्यूटर जनक आपके चार्ल्स बेबेज। इसमें आपके डेटा को इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट की अवधारणा थी। अगला पॉइंट बनता है लेडी एडा लवलेस। आपने ये नाम भी सुना होगा, यदि नहीं सुना है इस नाम को याद रखिएगा, क्योंकि जहां पर एडा लवलेस जी की बात आती है तो वो कौन है, तो एडा लवलेस जी हैं वो विश्व की पहली
महिला प्रोग्रामर है। विश्व की पहली प्रोग्रामर कौन मानी जाती हैं? तो विश्व की पहली प्रोग्रामर एक ही नाम आता है, लेडी एडा लवलेस। इस नाम को आपको अच्छे से याद रखना है। किसी प्रकार से क्वेश्चन है, महिला पूछे, प्रश्न पूछे, कंप्यूटर की पहली प्रोग्रामर महिला कौन थी? तो कंप्यूटर की विश्व की पहली प्रोग्रामर थी, वो थी हमारी लेडी एडा लवलेस। अगला पॉइंट बनता है, इन्होंने एनालिटिकल इंजन के लिए पहला प्रोग्राम लिखा। और इसके बाद जो अगला पॉइंट बनता है, इन्होंने उन्हें प्रोग्रामर की जर्नी भी कहा जाता है। प्रोग्रामिंग जर्नी किसे कहा जाता है? तो लेडी एडा लवलेस को कहा जाता है। अगला पॉइंट है हमारा हरमन हॉलरेथ। हरमन हॉलरेथ के बारे में थोड़ा जानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन है आपके, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। थोड़ा हिस्ट्री से क्वेश्चन है, तो उनको आपको बेसिक पॉइंट याद रखना जरूरी है। हरमन हॉलरेथ, हरमन हॉलरेथ ने पंच कार्ड आधारित टेबुलेटिंग मशीन बनाई। याद रखेंगे, टेबुलेटिंग मशीन पंच कार्ड आधारित किसके द्वारा बनाई गई थी? तो याद रखेंगे, हरमन हॉलरेथ द्वारा बनाई गई थी। इसका प्रयोग किसके लिए किया गया? इसका प्रयोग जनगणना के लिए किया गया। ये पॉइंट भी याद रखेंगे। आगे चलकर उनकी मशीन से आगे चलकर एक कंपनी की नींव पड़ी, वो है आईबीएम। आईबीएम कंपनी की नींव किसके बाद पड़ी? तो आप कहेंगे जो हरमन हॉलरेथ द्वारा बनाई गई थी ये टेबलेटिंग मशीन, उसी के आधार पर आगे चलकर आईबीएम कंपनी की नींव पड़ी। अगला पॉइंट है आपका एनीएक, एडबैक और यूनिवैक। तो सीधा सीधा आपसे जो पॉइंट बनते हैं, आपसे पूछा जाता है पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा था? तो पहला कॉमर्शियल को व्यवसाय कहा जाता है। तो पहला व्यावसायिक कॉमर्शियल कंप्यूटर वो हमारा यूनिवैक था। और उसके बाद आपसे पूछ सकता है पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कौन सा था? तो वो था आपका एडबैक। और जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, वो था हमारा एनिएक। तीनों पॉइंट वो बहुत अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में कोई भी पॉइंट पूछ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर की पीढ़ियां। कंप्यूटर की पीढ़ियां कितनी है? तो कंप्यूटर की टोटल 5 पीढ़ियां हैं। याद रखेंगे अच्छे से, कंप्यूटर की टोटल कितनी पीढ़ियां हैं? कंप्यूटर की टोटल 5 पीढ़ियां हैं। साथ साथ यदि आप भी कमेंट करते चल लेते हैं, तो यकीन मानिए सारा जैसे मुझे याद है, मैं आपके सामने पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार से आपको भी याद हो जाएगा। बस आपको 2 से 3 बार इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना है, क्लास देख लेनी है। और आपको ये क्लास को आप दोबारा भी देख सकते हैं। एक बार आपने जैसे क्लास देख ली, उसके बाद आप 2x की स्पीड में इस क्लास को देख लेंगे, तो वैसे भी आपको कंफर्म हो जाएगा। और आप ई बुक से भी पढ़ सकते हैं। पूछा गया है प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ जाता है, जो पहली पीढ़ी कंप्यूटर थे आखिर वो कौन सी तकनीक पर आधारित थे, किसका प्रयोग किया गया? तो याद रखेंगे, बहुत बार पूछ जाता है पहली पीढ़ी कंप्यूटर में कौन सी तकनीक का प्रयोग किया गया? तो आप कहेंगे सर उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, और इसको हिंदी में कहते हैं निर्वात नलिका है। काफी बार इंग्लिश में नहीं आपको मिलता है, वैक्यूम ट्यूब नहीं मिलता है, तो आपको वहां पर निर्वात नलिका ऑप्शन मिल सकता है, तो आप वहां पर निर्वात नलिकाएं भी लगा सकते हैं। जो आपकी पहली पीढ़ी कंप्यूटर थे, इनका आकार बड़ा और इसमें बिजली की खपत अधिक होती थी। आप देखेंगे वर्तमान समय कंप्यूटर है, आप एक कमरे में 100, 200, 500 कंप्यूटर रख सकते हैं। जैसे आपका हॉल है, तो उसमें आप 100, 200 कंप्यूटर रख सकते हैं। लेकिन जो आपके पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे, जैसे बात की जाए 1946-47 की बात की जाए, तो उस समय पे कंप्यूटर का साइज इतना बड़ा होता था कि उसको रखने के लिए कम से कम एक हॉल की जरूरत पड़ती थी। एक हॉल नहीं तो एक कह सकते हैं 15 बाई 15 का एक कमरे में सिर्फ एक ही कंप्यूटर आता था। उसमें आपकी अधिक लाइट की खपत होती थी, अधिक एरिया लगता था, और उसको बिना एसी की चलाना संभव नहीं था। तो याद रखेंगे, जो पहली पीढ़ी कंप्यूटर थे, उनको बिना एसी के चलाना बिल्कुल भी संभव नहीं था। जब इतनी बड़ी मशीन होगी, अधिक गर्मी भी उत्पन्न करेगी। और ये क्वेश्चन पूछ जाता है उसमें कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया? याद रखेंगे, मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। पहली पीढ़ी कंप्यूटर थे, वो थे आपके एनिएक, एडबैक और यूनिवैक। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ जाता है एनिएक कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी कंप्यूटर है? तो वो है हमारा कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का। इसका टाइम पीरियड आपसे पूछे, तो पहली पीढ़ी का टाइम पीरियड है 1940 से लेकर 1955। आपको इसके बीच कोई भी समय मिले, 1900 जैसे आपको 40 मिल गया, 42 मिल गया, 44 मिल गया, 46 मिल गया, तो इसके बीच आपको कोई भी समय मिले तो आपको इसमें लगा देना है। कहीं कहीं आपको 1942 मिल सकता है, कहीं 1944 मिल सकता है, लेकिन मैंने आपको पूरी रेंज बता दी, 1940 से लेकर 1945 तक की इसकी रेंज है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में कौन सी तकनीक का प्रयोग किया गया? तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। इसके बाद इसका आकार छोटा हुआ, गर्मी कम हुई, बिजली खपत कम हुई, और इसके बाद इसमें असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। उदाहरण के लिए आईबीएम और आपका एटलस कंप्यूटर भी कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर माना जाता है। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी, जो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी है, आखिर इसमें कौन सी तकनीक का प्रयोग हुआ? तो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप का प्रयोग हुआ। आईसी
का आकार कंप्यूटर का आकार अधिक छोटा हो गया, गति और विश्वसनीयता बढ़ी, हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग हुआ और उदाहरण के लिए IBM 360 और IBM 370 कंप्यूटर। और आपसे पूछ सकता है IBM जो आपके IBM चिप है जो सॉरी जो आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट है, आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, आखिर एक किस धातु की बनी होती थी? तो यह सिलिकॉन की बनी होती थी। आईसी चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। अगली पीढ़ी कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ? तो याद रखेंगे कि जो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी थी उसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ और जो कंप्यूटर चौथी पीढ़ी माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ और यह BLSI टेक्नोलॉजी पर आधारित थी। और इसमें जो आपका पर्सनल कंप्यूटर जैसे आप चलाते हैं लैपटॉप डेस्कटॉप, इनका भी विकास हुआ। जो पर्सनल कंप्यूटर है इसका विकास कौन सी पीढ़ी में हुआ? इसका विकास कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में हुआ। आकार छोटा, गति तेज, जो आपकी चौथी पीढ़ी कंप्यूटर। उदाहरण के लिए आपका IBM PC, एप्पल मैंटोस, ये आपके चौथी पीढ़ी कंप्यूटर है। उसके बाद आपकी आती है लास्ट पीढ़ी जो आपकी कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी है। यह पीढ़ी आपकी AI पर आधारित है। AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI का आविष्कार जॉन मैकार्थी द्वारा किया गया था। याद रखेंगे ये जो आपकी पांचवी पीढ़ी थी ये किस टेक्नोलॉजी पर आधारित थी? तो ये आपके ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित थी। कंप्यूटर स्वयं निर्णय लेने में सक्षम बनाए जा रहे थे। रोबोटिक्स एक्सपर्ट सिस्टम, मशीन लैंग्वेज का प्रयोग होता था। आप कहेंगे सर आप लिखकर भी हमें पढ़ा सकते थे, लेकिन यदि मैं इन्हीं लाइनों को लिखता तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसलिए मैंने इसको PDF के रूप में आपको कन्वर्ट किया और आपको एक्सप्लेन के साथ इसको पढ़ा रहा हूँ। यदि मैं इन्हीं लाइनों को लिखता, जितना आप अभी तक पढ़ कर आए हैं, यही कंटेंट जो आपने बहुत ज़्यादा करके 20 मिनट में देख लिया, इसी को पढ़ने में आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है, क्योंकि मैं लिखता और फिर उसके बाद आपको समझाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। आपको समय का भी वैल्यू पता है कि यदि आप ज़्यादा समय बर्बाद करेंगे, आपको मेन चीज़ है, आपको लिखने से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर सर पढ़ा क्या रहे हैं और हमें समझ में आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। क्योंकि पढ़ाने के लिए बहुत सारे टीचर हैं और पढ़ाते भी अच्छे हैं, सब कोई अच्छा पढ़ाता है अपने आप में। मेन समस्या ये होती है कि हम जिससे पढ़ रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। क्योंकि यदि आपको समझ में नहीं आता है, तो आप कितना भी कुछ भी करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। आपको मेन चीज़ ये होता है कि क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि क्या बोला जा रहा है और क्या पॉइंट हमारे डाउट में है। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स के साथ-साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकती हैं, जहाँ पर आपके स्पेशल सभी के डाउट क्लियर किए जाते हैं। जो भी आपको डाउट होता है, ट्रिपल सी से संबंधित जो भी डाउट होते हैं, सारे आपके इसी कमेंट बॉक्स में। और कमेंट बॉक्स के साथ-साथ यदि ज़्यादा बड़ा डाउट है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का भी नाम है सक्सेस माय गोल। उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जो कुछ पिछली मैराथन क्लास हो चुकी हैं उनके PDF भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। काफी साथियों को कमेंट आ रहे थे सर इन क्लास की PDF मिलेगी, तो इन क्लास की PDF आपको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि जो साथी ईबुक को खरीदेंगे सिर्फ उन्हीं को ईबुक 49 रुपए में दी जाएगी। क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत से सारा कंटेंट दिया जा रहा है, तो सिर्फ आपसे गुरु दक्षिणा के रूप में सिर्फ 49 रुपए की अपील की जा रही है। आप प्रयास कह सकते हैं, आपसे थोड़ी सी दक्षिणा कह सकते हैं। आप कहीं पे कोचिंग पढ़ते हैं 1000, 1500, 2000 रुपए देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ट्रिपल सी की पूरी तैयारी मैं बिल्कुल फ्री में कराने वाला हूँ। और आप यदि क्लास से ही पढ़ना चाहते हैं, आप क्लास बस देखकर पास हो सकते हैं। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ आप पास हो सकते हैं क्लास बस देखकर, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरी तैयारी कराने वाला हूँ। लेकिन आप और ज्यादा उसमें ज्ञान रखना चाहते हैं, उस ईबुक को पढ़ना चाहते हैं, तो आप उस ईबुक को ले सकते हैं दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर। पूछा गया है कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण, यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप क्लास को लाइक कर दीजिए और वीडियो को सभी साथियों में जरूर शेयर करें। कंप्यूटर का वर्गीकरण, कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है, याद रखें कंप्यूटर जो वर्गीकरण है इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका एनालॉग कंप्यूटर, उसके बाद दूसरा आपका डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो जो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर है वो आपका एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर से मिलकर बनता है। डिजिटल कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं, तो उन्हीं 4 प्रकार को हम पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर का वर्गीकरण मुख्यतः 4 प्रकार से है। तो जो आपका पहला प्रकार है वो हमारा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर आखिर क्या होते हैं? तो याद रखेंगे व्यक्तिगत प्रयोग के लिए प्रयोग होता है। जो माइक्रो कंप्यूटर हैं इनका प्रयोग व्यक्तिगत होता है, आकार में छोटा, लागत में कम, एक समय में एक उपयोगकर्ता कार्य करता है। जैसे आपके घर में हो सकता है कंप्यूटर और आपके स्कूल में, ऑफिस में। उदाहरण के लिए आपने देखा पीसी और लैपटॉप। आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि जो पीसी है या लैपटॉप है, आखिर ये किस प्रकार के कंप्यूटर हैं, तो अब आप सीधे बता पाएंगे कि भाई साहब बहन, आपके जो आपने पूछा है पीसी और लैपटॉप है, ये हमारे माइक्रो कंप्यूटर के ही
आ गए किस प्रकार के कंप्यूटर हैं, तो ये हमारे माइक्रो कंप्यूटर हैं और ये सबसे छोटे कंप्यूटर माने जाते हैं। अगला पॉइंट है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर होता है वो आपका माइक्रो से बड़ा होता है और माइक्रो से अधिक शक्तिशाली होता है, माध्यम आकार होता है और इसमें एक से अधिक उपयोगकर्ता कार्य कर सकते हैं। जैसे आपका लैपटॉप और डेस्कटॉप है, आप देखेंगे सिर्फ इसमें एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, लेकिन जो आपका मिनी कंप्यूटर होते हैं उसमें एक से अधिक लोग कार्य कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका अगला पॉइंट बनता है, इसका प्रयोग छोटे उद्योग और संस्थानों में होता है। मेन फ्रेम से ये कम शक्तिशाली होता है, क्योंकि जो मेन फ्रेम होता है वह आपका उससे बड़ा कंप्यूटर होता है। उसके बाद याद रखेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। हजारों उपयोगकर्ता एक साथ काम कर सकते हैं, बड़े डेटा को प्रोसेस करने में सक्षम, रेलवे, बैंक, बीमा क्षेत्र में प्रयोग होता है, बड़ा आकार और महंगा होता है। और जो आपका सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर होता है, याद रखेंगे सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है वो हमारा सुपर कंप्यूटर होता है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मौसम पूर्वानुमान और अंतरिक्ष अनुसंधान में कौन से कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें हमारे सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 और आपको दूसरा नाम भी मिल सकता है क्रेवन, CRAY, क्रे 1। ये भी आपका विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर। यदि आपको CDC ऑप्शन नहीं मिलता है, यदि आपको CDC से ऑप्शन मिलता है तो आप CDC को बरीते देंगे। यदि CDC ऑप्शन नहीं मिलता है तो वो है आपका क्रे 1, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर जिसको सेमोर क्रे द्वारा बनाया गया था। इस पॉइंट को याद रखेंगे। तो पूछा गया है इन कंप्यूटर का प्रयोग आपने देखा जटिल गणनाओं करने के लिए किसका प्रयोग होता है, सुपर कंप्यूटर का। तो आपने देखा सबसे पहले हमारा माइक्रो कंप्यूटर आया, उससे बड़ा क्या आया, मिनी कंप्यूटर, मिनी से बड़ा मेन फ्रेम कंप्यूटर और सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर। अगला पॉइंट है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या है, तो याद रखेंगे भौतिक मात्राओं पर आधारित होता है। जो एनालॉग कंप्यूटर है भौतिक मात्राओं पर आधारित होता है, लगातार बदलने वाले मानों पर कार्य करता है, परिणाम पूर्णतः सटीक नहीं होते। जो परिणाम होते हैं पूर्णतः सटीक नहीं होते। जैसे कि आप देखेंगे, जैसे आपका स्पीडोमीटर, थर्मामीटर वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग कार्यों के लिए प्रयोग होता है। उसके बाद जो आपके डिजिटल कंप्यूटर होते हैं जिनका प्रयोग आपका सबसे ज्यादा होता है डिजिटल कंप्यूटर। इनमें आपका जो आपने नंबर सुनेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम, जो आपके बाइनरी नंबर होते हैं वो आपके 0 और 1 होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो भी कार्य करता है वो सिर्फ 2 अंकों पर काम करता है, 0 और 1, जो आपके बाइनरी नंबर होते हैं। परिणाम सटीक और विश्वसनीय होता है, डेटा को अंकों के रूप में प्रोसेस करता है, गणना और डेटा प्रोसेसिंग में प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए आपका PC, लैपटॉप, कैलकुलेटर। आपने देखा जो PC कंप्यूटर है वो किस प्रकार के कंप्यूटर है, तो वो हमारे माइक्रो कंप्यूटर है। तो आप देखेंगे ये किसके भाग हुआ, ये हमारे डिजिटल कंप्यूटर में माइक्रो के भाग हो गए। अगला पॉइंट है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। जो हाइब्रिड कंप्यूटर है आखिर वो क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे आपने 2 प्रकार के पढ़ लिए। जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं वो आपके एनालॉग और डिजिटल दोनों मिलाकर हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। तो यही लिखा है एनालॉग और डिजिटल दोनों का संयोजन हाइब्रिड कहलाता है। तेज और सटीक परिणाम मेडिकल क्षेत्र में अधिक उपयोग होता है, भौतिक और डिजिटल डेटा दोनों को प्रोसेस करता है, जैसे आपके हार्ट वाली ECG मशीन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है IT गैजेट। IT गैजेट के बारे में आपको सारे में वैसे जानकारी होगी, क्योंकि आप वर्तमान में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा देख सकते हैं। वर्तमान में इन टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है, जैसे आपका स्मार्टफोन और टैबलेट। वर्तमान समय में ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो इंटर कर चुका हो और एग्जाम की तैयारी कर रहा हो उसके पास मोबाइल ना हो। 90% कह सकते हैं कि सभी के पास मोबाइल अवेलेबल होगा। जब आप एक क्लास देख रहे हैं तो 90% संभावना है कि आपके पास मोबाइल होगा और आप मोबाइल में ही अपनी क्लास को देख पा रहे होंगे। ये आपका स्मार्टफोन है, यह पोर्टेबल डिजिटल डिवाइस है। आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। आपको मोबाइल चार्ज करना है और आप इसको कहीं भी ले जाइए। इसमें टच स्क्रीन तकनीक का प्रयोग होता है। जैसे आपकी टच स्क्रीन है, आप टच करते हैं यूट्यूब पे, आपका यूट्यूब ओपन होता है, कॉल करनी है तो इसमें टच स्क्रीन का प्रयोग होता है। इसके बारे में अच्छे जानते हैं। इसमें आप इंटरनेट, ईमेल और ऐप चलाने में प्रयोग होता है। तो आप कहेंगे सर ये बात भी कोई बताने वाली है, स्मार्टफोन में हम क्या कुछ नहीं करते। इसके बाद आप कहेंगे सर इसमें वीडियो कॉल लिखा है, तो वीडियो कॉल भी करते हैं, वॉइस कॉल भी करते हैं। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है। जो हमारे मोबाइल हैं, जो हमारे नॉर्मल मोबाइल चलाते हैं, ये सवारी हमारे एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है। इसके बाद स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच के बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे, पहनने योग्य, नॉर्मल, ब्लूटूथ, नोटिफिकेशन, हार्ट, जो आपकी हार्ट रेट होती है और स्टेप काउंट होता है उनको मापने के लिए, हेल्थ, फिटनेस, नॉर्मल चीजें। इसके बाद गूगल ग्लास। गूगल ग्लास भी आप थोड़ा सा देखेंगे, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं, आप इसको नॉर्मली पढ़ सकते हैं, ज्यादा उसमें आपका खास नहीं। इसमें सिर्फ आपको एक याद रखना है, जो आपके हेड माउंटेड डिस्प्ले होती है और इसमें आंखों, जो फोटो, वीडियो और सूचनाओं को आंखें को सामने दिखाता है, जो आपका गूगल ग्लास होता है। और इसमें नॉर्मल। इसके बाद अगला पॉइंट है ड्रोन। ड्रोन का भी आपने देखा होगा। ड्रोन
ड्रोन मानव रहित उड़ने वाला उपकरण है जिसको यूएवी के नाम से जाना जाता है। इसे रिमोट कंट्रोल या जीपीएस से संचालित किया जाता है। कैमरा लगा होता है जिससे हवाई फोटोग्राफी, जैसा कि अभी आप देखेंगे शादियों का सीजन आ रहा है, उसमें आपको ड्रोन कैमरे बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएंगे। यदि आपको ड्रोन से ज़्यादा संबंधित कोई भी डाउट चाहिए है, कोई भी क्वेश्चन करना है, आप कैमरे मैन के पास जाइए। कहीं पर शादी हो रही हो और उससे कह देना भैया मुझे ड्रोन के बारे में बता दो, उसको थोड़ी बहुत पता होगा भाई इसमें वीडियो बनाते हैं हम लोग और कुछ नहीं, क्योंकि ज़्यादा उसको काम नहीं है। ड्रोन का काम है, उसमें कैमरा लगा होता है और उसमें 4 पंखे होते हैं, उसमें उसका काम है उड़ना और उड़ने के साथ उसको बैलेंस करना और उसमें आपकी रिकॉर्डिंग होती है, उसमें कैमरा लगा होता है। तो उसी प्रकार से आप ड्रोन का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ब्लूटूथ और स्पीकर। इसको भी आप अच्छे जानते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे दोस्त हमारी इसी क्लास को ब्लूटूथ के माध्यम से सुन पा रहे होंगे। इसमें आपकी किसी प्रकार की वायर की आवश्यकता नहीं होती, तो वायरलेस होता है। स्मार्टफोन में ब्लूटूथ द्वारा कनेक्ट हो जाता है। वॉइस कमांड पर कार्य करता है। जैसे आपका अलेक्सा हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया, आप कहते हैं हेलो गूगल कॉल मी। आपने जेमिनी का यूज देखा होगा, आप कहते हैं हेलो जेमिनी कॉल जिस नंबर से आपका नंबर सेव हो, जिसको कॉल करना चाहते हैं। इनका प्रयोग आप देखेंगे, बोलने से काम होता है। संगीत जानकारी स्मार्टफोन नियंत्रित होता है। अगला पॉइंट है आपका बीआर गैजेट, जो आपका वर्चुअल रियलिटी है। बीआर का फुल फॉर्म पूछा जाता है वर्चुअल रियलिटी। यह उपयोगकर्ता को आभासी वातावरण का अनुभव कराता है। गेमिंग, ट्रेनिंग और शिक्षा और क्षेत्र में नॉर्मली आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है। अगला पॉइंट है हमारा यहाँ से सीपीयू। सीपीयू को आप अच्छे से पढ़ेंगे। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीपीयू का फुल फॉर्म आप सभी कमेंट बॉक्स में बताने से पहले एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आप सभी इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सीपीयू का फुल फॉर्म आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो टॉपिक है 6वां नंबर, और मेरे संभवतः मैंने देखा है स्पीडअप को, आपके इसमें टोटल 11 पॉइंट है। तो आपका 6वां पॉइंट यहाँ पर स्टार्ट होता है। टोटल आपके 11 पॉइंट होने वाले हैं। उसके बाद आपके यहाँ पर एमसीक्यू भी होंगे, तो आपको क्लास के अंदर जरूर जुड़ा रहना है। यदि इस क्लास में आपके एमसीक्यू नहीं होते हैं तो आपके अगली क्लास में पूरे एमसीक्यू करवा दिए जाएंगे। लेकिन आज आपकी इस क्लास में थ्योरी पूरी कंप्लीट होने वाली है, तो आपको वीडियो के अंदर जरूर जुड़ा रहना है। क्योंकि यदि मैं इतनी मेहनत से आपके लिए क्लास बना सकता हूँ, तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप इस क्लास को पूरा देखेंगे और मेरे साथ सपोर्ट में रहेंगे और अपने ट्रिपल सी एग्जाम को एक ही बार में बहुत अच्छी ग्रेड से पास करेंगे। जो स्टूडेंट छोड़कर जाने वाले होंगे वो अब तक चले भी गए होंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता सर कैसा पढ़ा रहे हैं, कितना पढ़ा रहे हैं, सर कितनी मेहनत कर रहे हैं। उनको तो इतना है कि कोई आए और कह दे कि आप सिर्फ ये 100 क्वेश्चन पढ़ लो, 100 क्वेश्चन पढ़ने से आप पास हो जाओगे। तो ऐसा मैं नहीं कहने वाला कि सिर्फ मेरी आप एक क्लास देख लो और आपको 100 क्वेश्चन बता रहा हूँ, 100 में से आपने 100 याद कर लेंगे, 100 में से 50 फंस जाएंगे और आप पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जो आपका ट्रिपल सी एग्जाम है थोड़ा हार्ड लेवल का आता है। यदि आपने तैयारी अच्छे से नहीं की, आपने देखा वो बच्चे डरते हैं कि हम फेल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, लेकिन अपने फेल की वो वजह नहीं बताते कि हमने कभी भी सिलेबस के बारे में जाना ही नहीं, हमने सिर्फ 4 दिन पढ़ा और 4 दिन पढ़कर हम पेपर में बैठने आ गए कि हम पास हो जाएंगे। तो आप ही खुद सोचिए, जो आपका एक एग्जाम है ये आपका अच्छे लेवल से होता है। जैसे कि इंडिया में देखेंगे ट्रिपल सी की अच्छी वैल्यू है, 3 महीने का कोर्स है, इसको सभी लोग करते हैं और साथ साथ ही आप गवर्नमेंट जॉब में भी अप्लाई होता है। जो आप देखेंगे आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे वहां पर आपके कंप्यूटर क्वेश्चन आने लगे हैं, वही चैप्टर है आपके, ऑपरेटिंग सिस्टम वही है, इंट्रोडक्शन कंप्यूटर वही है, इंटरनेट वही है, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। और आप बिना तैयारी किए कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो आपकी संभावना यही होती है कि आप फेल हो जाएंगे। लेकिन यदि आप पूरा सिलेबस एक बार अच्छे से करके जाते हैं, पेपर कितना भी कठिन आएगा, पासिंग मार्क मात्र 50 क्वेश्चन की होती है। और यदि आपके 50 से 60 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, इसमें दूसरी बात कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 1.5 घंटे का समय मिलता है। तो आप जब एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपको क्वेश्चन किसी प्रकार से बताएगा, आप वहां पर ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे, आपको अनुभव होगा थोड़ा कि मैंने इन सभी क्वेश्चन को पढ़ा है, क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमाएगा आप उसको लगा पाएंगे। यही भरोसा होता है एक पढ़े हुए स्टूडेंट का और एक बिना पढ़े हुए स्टूडेंट का जो कहता है फेल हो गया। कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई स्टूडेंट पूरी 100% तैयारी करके जाता है। अपने आप में 100% तैयारी कीजिए। प्रत्येक जो आपके चैप्टर हैं उनको आप मेरे साथ कवर करते चलिए। जो मेरी क्लास है आप उनको प्रैक्टिस के लिए देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेट भी इसी चैनल पर काफी पढ़े हैं, मैथन क्लास भी काफी सारी पढ़ी है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था कि सर हम क्लास देखकर, क्वेश्चन देखकर अपने एग्जाम में तो पास कर लिए, कर सकते हैं, लेकिन हमें थ्योरी कैसे मिलेगी, हमें उसके बारे में जानकारी कैसे मिलेगी। तो आप देखेंगे मेरे चैनल पर लगभग मैं इस चैनल पर 2 से
2 साल से अधिक होने वाला है। इस चैनल पर स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ और मेरे चैनल के रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। आप पिछली क्लास में आप रिव्यू में देख सकते हैं, जो आप जैसे मैराथन क्लास जाएंगे, पॉपुलर पर क्लिक करेंगे, उसी मैराथन क्लास के नीचे देखेंगे सिर्फ स्टूडेंट 1 या 2 क्लास से बस पास हो गया है। उन्होंने 1 क्लास या 2 क्लास बस की हैं और वो अपने एग्जाम में अच्छी ग्रेड से पास हुए हैं। लेकिन उनको ये है कि क्वेश्चन पढ़िए और पास हो गए, लेकिन पास करने के साथ साथ आपको उसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए आखिर क्या है। जैसे आप पास कर लिए, किसी ने आपसे पूछा कंप्यूटर क्या है, आपको पता ही नहीं, कीबोर्ड इनपुट आउटपुट क्या है, तो उनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो आपको इसमें यूट्यूब पर ये मेरी पहली थ्योरी की क्लास है, जिसको यदि मैंने थ्योरी स्टार्ट की है तो भरोसा रखिए मैं इस थ्योरी को पूरा खत्म भी कराऊंगा, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए आपके लिए। तो आपका छोटा सपोर्ट, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है, क्लास पसंद आती है, तभी आपको सब्सक्राइब करना है। और यहाँ पर आपको ट्रिपल सी के सारे डाउट और सबसे पहले नोटिफिकेशन दी जाती है। सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म आपको जब बताया मैंने, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है वो सीपीयू कहलाता है। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर वो आपका सीपीयू होता है। इसके बाद अगला पॉइंट बनता है, यह सभी निर्देशों को नियंत्रित और निष्पादित करता है। कौन करता है, सीपीयू करता है। सीपीयू इनपुट डेटा को प्रोसेस करता है, इस बात को भी याद रखेंगे। सीपीयू क्या करता है, इनपुट डेटा को प्रोसेस करता है। यह कंप्यूटर के सभी भागों के बीच समन्वय करता है। सीपीयू के बिना कंप्यूटर कोई कार्य नहीं कर सकता, इस बात को भी याद रखेंगे। सीपीयू के बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। उसके बाद जो हमारा सीपीयू का अगला पॉइंट, इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है एएलयू। एएलयू का काफी बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कंप्यूटर में जो आपका सीपीयू होता है, ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, एएलयू, सीयू और तीसरा होता है एमयू। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू गणितीय गणना करता है, तार्किक गणना कार्य कर सकता है, जैसे आपका जोड़ घटाना गुणा भाग और आपके ग्रेटर देन लेस देन द्वारा इनका प्रयोग होता है। मतलब कह सकते हैं यदि आप गणितीय गणना और तार्किक गणना करना चाहते हैं तो उसमें आपका एएलयू का प्रयोग होता है। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद जो आपका अगला पॉइंट है वो है हमारा एएलयू सीपीयू का मुख्य भाग होता है सीयू। सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट और यह निर्देशों का नियंत्रण करता है। सीयू इनपुट प्रोसेस और आउटपुट को समन्वित करता है। यह एएलयू और मेमोरी को निर्देश भेजता है। सीयू स्वयं गणना नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एमयू। एमयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट। एमयू डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। और इसके बाद आपका अगला पॉइंट, रजिस्टर सीपीयू के अंदर स्थित होता है। एमयू मेमोरी के दौरान तुरंत डेटा उपलब्ध करता है। रजिस्टर की गति बहुत तेज होती है, याद रखेंगे रजिस्टर की गति होती है वो सबसे तेज होती है। एमयू सीपीयू की कार्य क्षमता बढ़ाता है, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। प्रोसेसर के प्रकार आपको सिर्फ ये 2 से 3 फुल फॉर्म याद रखनी है। CISC का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। RISC का फुल फॉर्म रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। सिंगल कोर प्रोसेसर, एक कोर वाला प्रोसेसर। मल्टी कोर प्रोसेसर, एक से अधिक कोर वाला प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर को एक ही चिप में समाहित करता है। जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है ये सीपीयू को एक ही चिप में समाहित करता है। उसके बाद जो आपकी क्लॉक स्पीड है, क्लॉक स्पीड सीपीयू की कार्यगति दर्शाती है। इसे हर्ट्ज में मापा जाता है। आपसे पूछ सकता है सीपीयू की गति को किस में मापा जाता है, तो सीपीयू की गति को हर्ट्ज में मापा जाता है। और आधुनिक सीपीयू की स्पीड किसे मापते हैं, तो आधुनिक सीपीयू की स्पीड को हम गीगाहर्ट्ज, जी का मतलब होता है गीगाहर्ट्ज में मापते हैं। अधिक क्लॉक स्पीड को अर्थ जो आपकी अधिक क्लॉक स्पीड का अर्थ होता है तेज प्रोसेसिंग। अगला पॉइंट, क्लॉक स्पीड सीपीयू के प्रदर्शन को प्रभावित करती है। अगला पॉइंट है हमारा इनपुट और आउटपुट डिवाइस। जो आपकी इनपुट डिवाइस होती हैं, अब आपका वो टॉपिक आ गया जिससे सीधे क्वेश्चन पूछ जाते हैं और जिनका आपने अच्छे से देखा है। अभी तक आपने सीपीयू को तो नहीं देखा होगा, इतना मुझे भरोसा है कि आपने सीपीयू को तो नहीं देखा होगा। यदि देखा है तो अच्छी बात है, लेकिन आप जो पढ़ने वाले हैं उनको आपने अच्छे से देखा होगा। इनपुट और आउटपुट डिवाइस, और उसमें आपने कीबोर्ड नाम का शब्द सुना होगा। कीबोर्ड, आप जो कीबोर्ड चलाते हैं वो कौन सा कीबोर्ड चलाते हैं, तो आप जो कीबोर्ड चलाते हैं वो क्वालिटी कीबोर्ड चलाते हैं। किस कीबोर्ड को चलाते हैं, तो आप जो कीबोर्ड का यूज करते हैं वो क्वालिटी कीबोर्ड है। आपने कभी देखा है जो लिखे होते हैं QWERTY, जो क्वालिटी कीबोर्ड है। और इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखें जो क्वालिटी कीबोर्ड है इसका आविष्कार
क्रिस्टोफर लेथम शॉकले द्वारा किया गया था। और इसमें क्या क्या है, इसमें आप कहेंगे टेस्ट भी है, नंबर भी है और कमांड भी है, और यह मुख्य रूप से इनपुट डिवाइस है। इस बात को भी याद रखेंगे क्योंकि सीधे सीधा क्वेश्चन पूछ जाता है। कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, जो मैंने आपको आविष्कारक बताया इसको जरूर याद रखेंगे। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और इसके बाद इसका आविष्कार किसके द्वारा, क्रिस्टोफर लेथम शॉकले द्वारा इसका आविष्कार किया गया है। इसमें आपके अल्फाबेट होते हैं, नंबर होते हैं, फंक्शन कुंजी होती हैं। फंक्शन कुंजी आपकी F1 से लेकर F12 तक टोटल 12 फंक्शन कुंजी होती हैं। आपसे पूछा जाता है कि कीबोर्ड में कुल कितनी फंक्शन कुंजियां होती हैं। कीबोर्ड में टोटल 12 फंक्शन कुंजियां होती हैं। इसमें आपकी कुछ स्पेशल की होती हैं, जैसे आपके एंटर हो गया, शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, स्पेस बार हो गया। और जो कीबोर्ड की सबसे बड़ी की होती है वो कौन सी होती है, तो कीबोर्ड की जो सबसे बड़ी की होती है वो होती है स्पेस बार। नेक्स्ट पॉइंट, कीबोर्ड की जो की होती है, जैसे आपकी अल्फाबेट की, अच्छा टाइप करने के लिए अल्फाबेट की का प्रयोग होता है। संख्या टाइप करने के लिए नंबर, फंक्शन, कुछ विशेष कार्य और शॉर्टकट के लिए स्पेशल की, कंट्रोल और कमांड के लिए होती है। जो आपकी नंबर की हो गई, तेज गणना में सहायक होती है, जैसे आप नंबर टाइप करना चाहते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, इसका प्रयोग करेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट आता है माउस। माउस तो आपने सभी ने सुना होगा, सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितने स्टूडेंट हैं, कितने साथियों ने माउस और कीबोर्ड दोनों को देखा है। और वो वाला माउस नहीं है जो आप समझ रहे हैं, आपका चूहा वाला माउस नहीं है, लेकिन होता वैसा ही है। लेकिन जो आपने घर में चूहा देखा होगा वो वाला चूहा नहीं है, इतना तो मैं बता दे रहा हूँ। जो आपने घर में चूहा देखा है वो वाला नहीं है। इस प्रकार से माउस होता है। ये इसमें क्या होता है, आपका एक व्हील लगा होता है जिसमें ऊपर नीचे होता है, ये आपका लेफ्ट बटन होता है, ये आपका राइट बटन होता है। तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, और यह एक इनपुट डिवाइस है। माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो याद रखेंगे माउस का आविष्कार डगलस एंजल वर्ड द्वारा। माउस का आविष्कार डगलस एंजल वर्ड द्वारा। और कब किया गया, तो सन 1963 ईस्वी में इसका आविष्कार किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें आप देखेंगे जो मैंने आपको 3 बटन बताए, लेफ्ट बटन चैन या डबल क्लिक करने के लिए, राइट क्लिक का प्रयोग शॉर्ट मेन्यू खोलता है, और राइट क्लिक जैसे आपका माउस में होता है। यदि यदि आप माउस में राइट बटन क्लिक नहीं करना चाहते लेकिन वही चीज क्लिक करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए शिफ्ट प्लस F10 का प्रयोग करना होगा। शॉर्टकट कुंजी पूछ जाती है। यदि आप माउस का राइट बटन क्लिक किए बिना राइट फंक्शन खोलना चाहते हैं माउस वाले, उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो शिफ्ट प्लस F10। जैसे आप शिफ्ट प्लस F10 प्रेस करेंगे तो जो आपके माउस के राइट बटन क्लिक करने से जो की खुलती है, जो आपके मेन्यू खुलते हैं, वो सभी आपके शिफ्ट प्लस F10 के माध्यम से खुल जाएंगे। अगला पॉइंट है आपका, देखेंगे स्क्रॉल। पेज को ऊपर नीचे करने के लिए, जैसे पेज को मैं ऊपर नीचे कर पा रहा हूं तो स्क्रॉल के माध्यम से कर पा रहा हूं। माउस GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को आसान बनाता है। इसके बाद जो आपकी ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक है, आपको सिर्फ इसमें इतना याद रखना है, ट्रैक बॉल क्या है और जॉयस्टिक, ये दोनों ही इनपुट डिवाइस हैं और इनका प्रयोग गेमिंग और सिमुलेशन, याद रखेंगे ज्यादा करके, गेमिंग के लिए ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक का प्रयोग होता है। दोनों कर्सर कंट्रोल के लिए प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्कैनर। स्कैनर का प्रयोग होता है जब आपने कोई फॉर्म भराया होगा, यदि आपने इससे पहले कभी फॉर्म नहीं भराया, आगे चलकर आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे, कॉलेज जाएंगे, कॉलेज वाले फॉर्म भरेंगे, तो उसमें कहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट स्कैनर होंगे, आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, डिजिटल रूप में अपलोड होंगे। तो आप जब डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं तो वहां पर स्कैनर पर रखते हैं, और स्कैनर के माध्यम से आपके जो कंप्यूटर है भैया, कंप्यूटर वाले भैया होंगे, फॉर्म भरने वाले होंगे, वो कहते हैं आपके डॉक्यूमेंट स्कैन होंगे, तो स्कैनर पर रखते हैं, उसके कंप्यूटर में चले जाते हैं, तो वो स्कैन होता है। तो कंप्यूटर जो स्कैन होता है, पेपर डॉक्यूमेंट को डिजिटल रूप में कन्वर्ट करता है, वो होता है स्कैनर। यह एक इनपुट डिवाइस है, इतना बस याद रखेंगे। जो आपके हैंड हेल्ड स्कैनर पोर्टेबल होता है। अगला पॉइंट OCR। OCR का फुल फॉर्म पूछ जाता है, OCR का फुल फॉर्म याद रखेंगे। ये आपके वही पॉइंट जो मैंने आपको शुरू में ही बताए थे, सिर्फ इंपोर्टेंट पॉइंट है, ज्यादा थ्योरी नहीं है, सीधा क्वेश्चन फंसने वाला है। OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, और यह क्या है, यह इमेज को एडिटेबल टेक्स्ट में बदलता है। मतलब क्या है, जो आपकी इमेज है उसको एडिट टेक्स्ट में बदल दे। जैसे आपके पास कोई फोटो है, आप चाहते हैं जो पूरा स्कैन हो जाए और हमें लिखना ना पड़े, और पूरा हमें लिखा लिखा है मिल जाए मोबाइल में, आप क्या करेंगे, OCR का प्रयोग करेंगे। जैसे आप वर्तमान में गूगल लेंस का प्रयोग करते हैं, कोई पेज है आपने गूगल लेंस में डाला, सीधे आप सेलेक्ट करो, कॉपी मार दो, तो उसी प्रकार आपका OCR काम करता है, इमेज को टेक्स्ट टेबल में बदलता है। इसका प्रयोग किताबों और दस्तावेज को डिजिटल बनाने में उपयोग होता है। अगला प्रयोग है आपका OMR। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR चिन्हित गोले और निशान पहचानता है। इसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव परीक्षा में होता है। जैसे आपने देखा होगा, कोई एग्जाम देखा होगा, आपके बड़े भैया बहन या आपने भी दिया हो, जो आपके OMR वाली परीक्षा होती है, जिसमें आपके 4 ऑप्शन होते हैं, जिसमें आपके 4 गोले भरने होते हैं, इस प्रकार जैसे
4 गोले भरने होते हैं। इन गोलों के भरने के बाद आपकी जो मशीन में चेक होती है वो आपकी OMR होती है। तो इनमें आपके 1 2 3 नंबर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका MICR। MICR का फुल फॉर्म याद रखेंगे। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आपको ये फुल फॉर्म बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। ना हो तो आप एक कॉपी पेन लेकर बैठ सकते हैं। मैंने शुरू में नहीं बताया, आप एक कॉपी पेन लेकर जरूर बैठा कीजिए। और आपको जो फुल फॉर्म है जैसे आप PDF से ही पढ़ेंगे, लेकिन यदि आप कॉपी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको लिखते जाएंगे, जैसे आपकी जो फुल फॉर्म है आप उनको लिख लेंगे। बाद में तो आपके लिए सारे कुछ फुल फॉर्म इकट्ठी बताने वाला हूँ, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा समय लगेगा। लेकिन आप अपने मन से लिखते जाएंगे तो आपको और अच्छा याद होगा। मेन चीज है हमें समझ में आना चाहिए और हमें उसका रिवीजन करने में जैसे ही फायदा हो हम वैसा काम करते जाएंगे। MICR का प्रयोग बैंकों में चेक प्रोसेसिंग के लिए होता है। इसमें मैग्नेटिक इंक का प्रयोग होता है। याद रखेंगे जो MICR है इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो बैंक में चेक प्रोसेसिंग के लिए MICR का प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बार कोड रीडर। आपसे पूछेगा BCR की फुल फॉर्म क्या होती है। BCR की फुल फॉर्म होती है बार कोड रीडर और QR कोड रीडर। QR की फुल फॉर्म होती है क्विक रिस्पॉन्स कोड रीडर। बार कोड रीडर उत्पाद की जानकारी पढ़ता है। जैसे आप मॉल में कभी सामान लेने गए होंगे तो आप कुछ भी सामान ले आते हैं और आप देखते हैं प्राइस को कितना भी लिखा हो, उसमें इस प्रकार का स्कैनर लगा होता है। वो बारकोड मशीन उठाते हैं और सीधे इसमें आपके सामने तुरंत स्कैन करते हैं, उनको सीधे प्राइस आ जाता है। कुछ नहीं पूछते आपने कौन से लिया प्रोडक्ट, कौन सा नहीं लिया, कितने का है, उन्हें स्कैन किया और सीधे उनके कंप्यूटर पर प्राइस आ जाते हैं। तो वो आपके BCR के माध्यम से आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लाइट पेन और ग्राफिक्स टैबलेट। लाइट पेन स्क्रीन पर सीधे इनपुट देने के लिए होता है। ग्राफिक्स टैबलेट ड्राइंग और डिजाइन में प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रोफोन वॉइस इनपुट। माइक्रोफोन आवाज को इनपुट डेटा में बदलता है। वॉइस कमांड और रिकॉर्डिंग में उपयोग होता है। वेब कैम है और डिजिटल कैमरा। वेब कैम लाइव फोटो इनपुट देता है। डिजिटल कैमरा फोटो लाइव कैप्चर करता है। अगला पॉइंट आपका है आउटपुट डिवाइस। जैसे आपने यहाँ पे इनपुट डिवाइस सारी कवर की, तो जो मैंने आपको इनपुट डिवाइस बताई हैं उन सभी को आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कोई सा पूछेगा MICR क्या है, इनपुट डिवाइस है स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर आपका। MICR देख लिया आपने, बार कोड रीडर देख लिया, ये सभी आपके इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस के बारे में याद रखेंगे। सबसे पहले आउटपुट डिवाइस है वो है हमारी मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, इस बात को पहले याद रखेंगे। मॉनिटर पर ग्राफिक्स और टेक्स्ट दिखता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपका इसको मॉनिटर भी कह सकते हैं, जब आप क्लास चल रही है इसको मॉनिटर भी कह सकते हैं। जैसे आपका मॉनिटर वो होता होगा, आपने देखा CPU होता है, मॉनिटर होता है जिसमें आपको कुछ भी टेक्स्ट दिखता है। जैसे आपने कोई फोटो बनाई तो मॉनिटर दिखती है, जहां पर आपका आउटपुट दिखता है वो आप कह सकते हैं वो हमारे एक प्रकार का मॉनिटर है। तो मॉनिटर स्क्रीन पर ग्राफिक्स और टेक्स्ट दिखाता है। यह कंप्यूटर का मुख्य आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर का मुख्य आउटपुट डिवाइस आपका मॉनिटर हो गया। आकार और प्रकार मॉनिटर की गुणवत्ता तय करते हैं और जो मॉनिटर में पिक्सल और रेजोल्यूशन मुख्य भूमिका निभाता है। रिफ्रेश रेट और डॉट पिच विजुअल क्लैरिटी प्रभावित करते हैं। और आपसे पूछेगा जो मॉनिटर का साइज है कैसे नापा जाता है, तो मॉनिटर का साइज विकर्णाकार मापा जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। जैसे आप कहते हैं हम 20 इंची, 22 इंची, 24 इंची, 32 इंची लेने जा रहे हैं मॉनिटर को, तो वो आपका इस प्रकार विकर्णाकार मापा जाता है। क्वेश्चन का बार पूछा जाता है जो इसको कैसे प्रकार नापते हैं मॉनिटर को, तो विकर्णाकार मापा जाता है। ये मॉनिटर के कुछ प्रकार हैं जो आपको सीधे सीधे पता होना चाहिए। जो मॉनिटर के प्रकार है जो आपको सबसे पहले मॉनिटर आए वो आपके CRT आए। CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। याद रखेंगे CRT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। भारी और पुराने मॉनिटर LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, पतला और कम ऊर्जा खपत LED लाइट इमिटिंग डायोड, बैकलाइट के लिए LED प्रयोग, OLED ऑर्गेनाइज LED, तेज कंडक्शन और बेहतर रंग। इसके बाद TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, LCD को सुधारित संस्करण, तेज प्रक्रिया समय। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पिक्सल क्या होता है, पिक्सल और रेजोल्यूशन। तो पिक्सल होते हैं मॉनिटर की सबसे छोटी यूनिट क्या कहलाती है, इस बात को भी याद रखेंगे। मॉनिटर की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो हमारी पिक्सल कहलाती है। अधिक पिक्सल उच्च गुणवत्ता वाली इमेज होती है। रेजोल्यूशन स्क्रीन पर पिक्सल की संख्या हाइट और विड्थ में होती है। उच्च रेजोल्यूशन अधिक स्पष्टता, स्क्रीन की विजुअलिटी क्लैरिटी रेजोल्यूशन पर निर्भर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, यहाँ पर मैं पिक्सल आपको समझा देता हूँ। जैसे आप कोई वीडियो देखते हैं, जैसे आपने कोई वीडियो देखा और आप देखेंगे उसमें
कि आपको वहाँ पर अच्छे से नहीं देखेगा। अच्छे से मतलब यदि आपके मोबाइल की क्वालिटी उसमें लिखा था क्वालिटी यदि 144 है तो बिल्कुल धुंधला दिखेगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यदि आप इसको 240 कर देते हैं और अच्छा दिखेगा। यदि इसको 360 कर देते हैं क्वालिटी को और अच्छा दिखेगा। 480 कर देंगे, आप कहेंगे सर इसमें तो बहुत अच्छा दिखता है। लेकिन यदि आप इसको कहीं 1080 कर देते हैं, यदि आप कोई मूवी देख रहे हो और आप उसको 1080 पे क्वालिटी पर देख लेते हैं, तो आप कहेंगे सर हमें ये मूवी बहुत अच्छी समझ में आ गई और बहुत अच्छे से दिखा। तो पिक्सल होते हैं, जितनी आप पिक्सल पर देखेंगे उतनी अच्छी गुणवत्ता होगी, उतनी अच्छी क्वालिटी होगी, उतना ही अच्छा उसका रेजोल्यूशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है रिफ्रेश रेट और डॉट पिच। जो रिफ्रेश रेट मॉनिटर कितनी बार स्क्रीन रिफ्रेश करता है, यूनिट आपकी हर्ट्ज, उच्च रिफ्रेश रेट, स्मूथ विजुअलिटी, डॉट पिच 2 पिक्सल के बीच की दूरी, छोटा डॉट पिच, बेहतर इमेज क्वालिटी। मतलब जितनी ज़्यादा, जैसे आपने देखा जैसे हमारा 144 ले लिया मैंने, ये है 144, ये आपका 1020/48, चलो 20/48 ले लेते हैं, ये आपकी 1080 क्वालिटी होती है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपने देखा यदि आप 144 पे देखते हैं और 1080 पे, तो इसको 1080 ले लेते हैं। जब भी क्वालिटी आप 1080 पे इस वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। आप 144 पे देखेंगे आपको ऐसा दिखेगा। एक सेकेंड, यहाँ पर क्या हो रहा है, इस प्रकार से आपने देखा, इस प्रकार से डॉट डॉट होंगे। लेकिन यदि वीडियो को आप इसको 1080 देखेंगे तो यही आपका डार्क हो जाएगा। मतलब आपको ये पॉइंटों में दिख रहा है, ये पिक्सल है, वही पिक्सल आपको 144 दिख रहा है, वही पिक्सल आपका 1080 पे इस प्रकार दिखेगा। मतलब आपको डॉट डॉट मतलब धुंधले हुए दिखेंगे और वही आपका डार्क में दिखेगा 1080 पे, जिसमें आपको लगता है क्वालिटी बहुत अच्छी है। प्रिंटर प्रिंटर आपके 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। याद रखेंगे प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। प्रिंटर कंप्यूटर डेटा को हार्ड कॉपी में बदलता है। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, डॉट मैट्रिक प्रिंटर प्रोसेसिंग के जरिए प्रिंट करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, इसमें लेजर, इंकजेट, थर्मल कोई प्रोसेसिंग मशीन नहीं। प्रिंटर की गति क्वालिटी उसके कार्य पर निर्भर करती है। घर और ऑफिस में विभिन्न प्रकार के प्रिंटर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके देखेंगे यहाँ पर डीएमपी डॉट मैट्रिक प्रिंटर। जो आपके डॉट मैट्रिक प्रिंटर, ये आपके इम्पैक्ट प्रिंटर है, याद रखेंगे। जो आपके डीएमपी प्रिंटर है, ये आपके डॉट मैट्रिक प्रिंटर है, पिन मैट्रिक्स के द्वारा प्रिंट करता है, तेजी से लंबी डॉक्यूमेंट प्रिंट करता है, कम लागत में उपयोगी बैंक और बिलिंग में अक्सर इसका इस्तेमाल होता है। अगला पॉइंट है हमारा इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर जो आप पढ़ रहे हैं नॉन इम्पैक्ट, जो आपके इंकजेट प्रिंटर है, ये किस प्रकार का प्रिंटर है, तो वो हमारा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। स्याही की बूंदों से पेज पर इमेज बनाता है, उच्च क्वालिटी की इमेज देता है, धीमी लेकिन सटीक। घर और छोटे ऑफिस में इसका प्रयोग होता है। इसके बाद जो आपका लेजर प्रिंटर है, सबसे ज़्यादा लेजर प्रिंटर का प्रयोग होता है। लेजर प्रिंटर सबसे तेज प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। कौन सा प्रिंटर जो आपका लेजर प्रिंटर है सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, वो हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेजर बीम और टोनर का प्रयोग होता है। टोनर पाउडर है, जब आप कोई फोटो कॉपी कराने जाते हैं तो वो आपकी इसी मशीन का प्रयोग करते हैं। टोनर पाउडर लगा होता है, उसी के माध्यम से उसमें क्या होता है, प्रिंटिंग हो जाती है जो आपकी फोटो कॉपी करवाने जाते हैं। उच्च क्वालिटी और बड़े पेज प्रिंट करता है, ऑफिस और कॉर्पोरेट कार्यों में ज़्यादा इस्तेमाल। नेक्स्ट पॉइंट है थर्मल प्रिंटर। गर्मी से पेपर पर इमेज बनाता है, जो आपकी गर्मी से पेपर पर इमेज बनाता है। रसीद और बिलिंग में इसका प्रयोग होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, जल्दी प्रिंट करता है और रख रखाव कम लागत वाला। अगला पॉइंट हमारा बनता है प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है, जो आप देखेंगे, मैं इस क्लास को इतनी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि आपके पास बहुत लिमिटेड समय है और लिमिटेड समय में आपको बहुत अच्छा और बहुत अच्छी थ्योरी देने वाला हूँ। प्लॉटर बड़े आकार के मैप्स, चार्ट और बैनर प्रिंट करता है, वेक्टर ग्राफिक्स प्रिंट करता है, इमेज क्वालिटी बहुत हाई है, इंजीनियरिंग और डिजाइन में प्रयोग होता है। नॉन इम्पैक्ट आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीकर और हेडफोन। आप देखें, आप अभी तक क्या पढ़ रहे हैं, आप आउटपुट डिवाइस चल रही है, स्पीकर और हेडफोन ये आपके आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। आपको प्रिंटर में कोई भी ऑप्शन मिलेगा तो आप उसको लगा पाएंगे। इम्पैक्ट प्रिंटर हो, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो, दोनों ही आपके क्या होंगे, आउटपुट डिवाइस। जो आपके स्पीकर और हेडफोन हो गए, स्पीकर स्पीकर कंप्यूटर को ऑडियो आउटपुट कहा जाता है। हेडफोन व्यक्तिगत सुनने के लिए डिजिटल और एनालॉग दोनों प्रकार के होते हैं। साउंड क्वालिटी स्पीकर हेडफोन पर निर्भर है और गेमिंग, म्यूजिक और वीडियो कॉलिंग में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी से सीधे सीधा क्वेश्चन बनता है, कंप्यूटर में जो सबसे छोटी इकाई होती है, यह कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो कंप्यूटर में डेटा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो हमारी बिट कहलाती है। बिट में आपके सिर्फ 2 अंक होते हैं, 0 और 1। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई बिट कहलाती है। और आपसे पूछेगा
4 बिट के समूह को क्या कहा जाता है? तो 4 बिट के समूह को निबल कहा जाता है। 4 बिट के समूह को क्या कहा जाता है? तो 4 बिट के समूह को निबल कहा जाता है। और 8 बिट के समूह को क्या कहा जाता है? तो 8 बिट के समूह को एक बाइट कहा जाता है। 8 बिट के समूह को एक बाइट कहा जाता है। एक कैरेक्टर स्टोर करता है। कंप्यूटर डेटा स्टोर और प्रोग्रामिंग बिट बाइट्स पर आधारित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इनको सीधे सीधे आपको याद रखना है। आप यहाँ पे देखेंगे, मैं सीधे सीधे आपको बताऊंगा। यहाँ पर 1 KB बराबर 1024 बाइट होता है। 1 MB बराबर 1024 किलोबाइट होता है। 1 GB बराबर, जो आप 1 GB डेटा यूज करते हैं तो आप कितनी MB यूज करते हैं? 1024। आपको से क्वेश्चन पूछेगा 1 GB में कितने MB होते हैं, तो आप कहेंगे सर 1 GB में 1000 MB नहीं होते। कितने होते हैं? तो फिर 1 GB में 1000 MB नहीं, 1024 1024 MB होते हैं। और हम 1024 को 2 की पावर 10 भी लिख सकते हैं। जैसे 1 GB बराबर, यही लिखा 1 GB बराबर 2 की पावर 10 MB भी लिखा आपको ऑप्शन में मिल सकता है। तो ये भी आपका आंसर सही होगा। 1 TB, इनकी फुल फॉर्म, चलो फुल फॉर्म से देख लेते हैं। KB का मतलब होता है किलोबाइट, MB का केबी का मतलब किलोबाइट, MB का मतलब मेगाबाइट, GB का मतलब गीगाबाइट, TB का मतलब टेराबाइट, P का मतलब पेटाबाइट, EB का मतलब एक्जाबाइट और G का मतलब जेटाबाइट। इस प्रकार से आप इनको याद रखेंगे। और Y का मतलब हो जाएगा योक्टाबाइट। तो इन अच्छे से याद रखेंगे। 1 KB बराबर क्या होता है? 1024 बाइट। 1 MB बराबर 1024 किलोबाइट। 1 GB बराबर 1024 मेगाबाइट। 1 TB बराबर 1024 GB। 1 PB बराबर 1024 TB। EB बराबर 1 EB बराबर 1024 PB। और 1 ZB बराबर 1024 EB। और 1 YB बराबर 1024 GB। तो आप देखेंगे, आप वर्तमान में किनका प्रयोग होता है। आपसे क्वेश्चन में इतने ज़्यादा नहीं पूछेगा। आपसे क्वेश्चन में बेसिक से लेकर यहाँ तो 1 GB TB PB तक, यहाँ तक आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। इससे आगे नहीं जाएगा वो। यदि एग्जाम में इसी से आता है तो आपका यहाँ तक पूछ लेगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइमरी मेमोरी। जो आपकी मेमोरी होती है वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो आपकी मेन मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। CPU सीधे मेन मेमोरी से डेटा एक्सेस करता है। जो CPU है वो मेन मेमोरी से ही सीधे डेटा को एक्सेस करता है। और यह वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल 2 प्रकार की मेमोरी होती हैं। सीधे क्वेश्चन बनता है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह वोलेटाइल मेमोरी है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, और यह हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इन दोनों पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका एस रैम। जो आपका रैम होता है, रैम आपके 2 प्रकार के देखे आपने, रैम में एस रैम और डी रैम। तो याद रखेंगे, रैम वॉकिंग मेमोरी है, यह वोलेटाइल मेमोरी है। पावर ऑफ होने के बाद डेटा गायब हो जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लाइट जाने के बाद जो डेटा खो देती है वो कौन सी मेमोरी होती है? तो लाइट जाने के बाद जो अपना डेटा खो देती है वो हमारी रैम मेमोरी होती है। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला पॉइंट है हमारा एस रैम। एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, तेज और महंगी होती है, कैश में इसका प्रयोग होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेमोरी है डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, धीमी लेकिन सस्ती। और मुख्य मेमोरी में रैम CPU को अस्थायी रूप से डेटा स्टोर करने की सुविधा देता है। अस्थायी रूप से डेटा स्टोर कौन करता है? तो आपका रैम करता है। आप कंप्यूटर पर कुछ भी काम करते हैं, सारा आपका काम रैम में जाना अनिवार्य होता है। इसके बाद रोम होता है। रोम में आपने देखा होगा पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। रोम होता है केवल पढ़ने योग्य होता है, इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। रोम होता है, इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी के रूप में जाना जाता है। पी रोम की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, केवल एक बार लिखा जा सकता है। ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यूवी लाइट के द्वारा इसको मिटाया जाता है। डबल ईपीरोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली री राइटेबल। जैसे आपकी पेन ड्राइव हो गई, आप उसको कभी भी डेटा उसको मिटा सकते हैं और उसमें डेटा रख सकते हैं। रोम में फर्मवेयर स्टोर होता है। अगला पॉइंट हमारा कैश मेमोरी से है। कैश मेमोरी CPU के पास सबसे तेज मेमोरी होती है, प्रोसेसर की गति बढ़ाती है, छोटे और तेज स्टोरेज ब्लॉक्स में डेटा रखता है, वोलेटाइल होती है, रैम और CPU के बीच स्थित होती है। तो आप इन पॉइंटों को अच्छे से याद रखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज। जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है, तो इनको सेकेंडरी स्टोरेज मतलब स्ट्राइव स्टोरेज, बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करना, यह वोलेटाइल नहीं होती। जैसे आपकी HDD, ऑप्टिकल डिस्क, पेन ड्राइव आदि इसके उदाहरण हैं। डेटा बैकअप और लॉन्ग टर्म डेटा को स्टोर करने के लिए हमारी सेकेंडरी स्टोरेज का प्रयोग होता है। अगला पॉइंट हमारा हार्ड डिस्क और SSD और HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव। HDD की फुल फॉर्म हार्ड डिस्क ड्राइव होती है और SSD की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। इन पॉइंटों को अच्छे से याद रखेंगे। HDD होती है
यह मैग्नेटिक डिस्क पर आधारित आधारित होती है, बड़ी क्षमता और धीमा होता है, जबकि जो एसएसडी होता है फ्लैश मेमोरी आधारित तेज और स्थायी होती है। एसएसडी में कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होता। एचडीडी में पढ़ने और लिखने की गति कम होती है। दोनों कंप्यूटर स्टोरेज के लिए प्राइमरी बैकअप विकल्प है। नेक्स्ट पॉइंट आपका ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में आप देखेंगे सीडी, डीवीडी और बीआरडी। सीडी सीडी का आप देखेंगे फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। इसमें आपकी स्टोरेज होती है 700 एमबी तक की होती है। आपसे पूछेगा सीडी में स्टोरेज कितनी होती है, 700 एमबी तक होती है। एक बार इसकी सिर्फ रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, इसमें आप डेटा को सिर्फ एक ही बार रख सकते हैं। डीवीडी डीवीडी की स्टोरेज होती है 4.7, जिसमें आप वीडियो और डेटा रख सकते हैं। बीआरडी ब्लू रे डिस्क 25 से लेकर 50 जीबी तक वीडियो के लिए होती है। एचडी वीडियो के लिए नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है। रीडर और राइटर की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट हमारा पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव, ये आपकी यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, पोर्टेबल है और नॉन वोलेटाइल है। जैसे आपकी पेन ड्राइव है, आपने अपनी पॉकेट में डाली और आप उसको कहीं भी ले जा पाएंगे, तो ये आपकी पोर्टेबल है। मेमोरी कार्ड हो गया आपका, जैसे मेमोरी कार्ड मोबाइल कैमरा और टैबलेट डेटा स्टोर ट्रांसफर का प्रयोग, हाई स्पीड कॉम्पैक्ट पोर्टेबल प्लग एंड प्ले सपोर्ट करता है। तो ये आपकी पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। अगला पॉइंट हमारा सॉफ्टवेयर के प्रकार। जो सॉफ्टवेयर हैं इनके प्रकार से है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, हमने देखेंगे सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनकी आवश्यकता कंप्यूटर को चलने के लिए होती है, वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और जिनकी आवश्यकता उपयोगकर्ता को होती है, वो कंप्यूटर को चलाने के लिए, वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। उपयोगकर्ता अपने अनुसार जिन सॉफ्टवेयर को रखता है वो एप्लीकेशन होते हैं, और कंप्यूटर को चलने के लिए जिनकी आवश्यकता होती है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो हम सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर को पढ़ेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर बिना इंस्टॉलेशन के कंप्यूटर काम नहीं करता। उदाहरण के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यह सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की बुनियादी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपका अगला चैप्टर है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन यहाँ पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर चालू नहीं है, इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके एमसीक्यू भी हैं। लेकिन जब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात हुई तो यहाँ पर थोड़ा देखेंगे। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यह मुख्य सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यह मुख्य सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एक कंप्यूटर चलने के लिए कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना, मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर और मेमोरी मैनेजमेंट इसका कार्य होता है। उदाहरण के लिए आपका विंडो, लाइनक्स और मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका डिवाइस ड्राइवर से है, जिसमें पूछा जाता है डिवाइस ड्राइवर सिस्टम और हार्डवेयर के बीच संपर्क स्थापित करता है। प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर आदि के लिए आवश्यक है। ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस से डेटा एक्सचेंज के लिए ड्राइवर पर निर्भर करता है। ड्राइवर हार्डवेयर फेक होते हैं। ड्राइवर जो आपके डिवाइस ड्राइवर होते हैं, कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो आपने देखा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसके लिए प्रयोग होते हैं, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, इनका प्रयोग कंप्यूटर में सहायक कार्य के लिए प्रयोग होता है। जैसे कि आपका एंटीवायरस हो गया, कंप्रेशन टूल्स हो गया, बैकअप सॉफ्टवेयर हो गया, ये आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। और सबसे ज्यादा मेन चीज होता है जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, कंप्यूटर की सुरक्षा और मेंटेनेंस के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। फाइल और स्टोरेज मैनेजमेंट में मदद करता है। सिस्टम प्रदर्शन बढ़ाने में प्रयोगी होता है। अगला पॉइंट आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें आपके वही पॉइंट लिखे हुए हैं, उपयोगकर्ता की विशेष आवश्यकता अनुसार पूरा करता है। जैसे आपका एमएस ऑफिस हो गया, टैली हो गया, फोटोशॉप हो गया। बिजनेस, एजुकेशन, गेमिंग और मल्टीमीडिया के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करता है। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे आपका स्प्रेडशीट हो गया, लिब्रे ऑफिस हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, पेंटिंग हो गया, फोटोशॉप हो गया, जैसा आपको कार्य करना है। इसके बाद जो आपके जनरल पर्पज बीएस स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे आप देखेंगे जो आपके जनरल पर्पज हो गए एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल। लेकिन जो आपके स्पेसिफिक, जैसे टैली सब कोई नहीं चलाता, तो आप टैली वही चलाते जो आप अकाउंटिंग का काम करना चाहते हैं, लेकिन एमएस वर्ड सभी लोग चलाते हैं नॉर्मल टेस्ट लिखने के लिए। जनरल पर्पज बहुकार्यात्मक और स्पेसिफिक होते हैं सीमित कार्य के लिए। दोनों प्रकार के सॉफ्टवेयर यूजर को सुविधा देते हैं। जनरल पर्पज अधिक लोकप्रिय है, जबकि स्पेसिफिक जरूरत के हिसाब से हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स का मतलब जानेंगे। ओपन सोर्स कोड उपयोगकर्ता को उपलब्ध होता है। उपयोगकर्ता संपादित और साझा करता है। उदाहरण के लिए लाइनक्स, लिब्रे, फायरफॉक्स मुफ्त में उपलब्ध और कम्युनिटी सपोर्टेड होता है। कस्टमाइजेशन
और कस्टमाइजेशन की सुविधा प्रदान करता है। और जो आपके प्रायोरिटी होते हैं इनको याद रखेंगे। ये क्या होते हैं? सोर्स कोड उपयोगकर्ता के लिए संपादन योग्य नहीं है। उपयोगकर्ता इसे केवल लाइसेंस के अनुसार चला सकते हैं। उदाहरण के लिए विंडो, टैली, एडोब, फोटोशॉप इसको खरीदने मतलब इसको चलाने के लिए, जैसे आपका विंडो हो गया, विंडो चलाने के लिए आपको खरीदना पड़ेगा और उसको लाइसेंस की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट हमारा फ्रीवेयर और जो आपके फ्रीवेयर और शेयरवेयर हैं, ये क्या है? मुक्त पूरी तरह से उपयोग में लाने योग्य, जैसे आपका वीएलसी मीडिया प्लेयर, गूगल क्रोम। आप इनको डायरेक्ट इंटरनेट के माध्यम से इंस्टॉल कर सकते हैं। शेयरवेयर सीमित समय या सीमित फीचर के लिए मुफ्त, उदाहरण के लिए बिन रेयर डेमो सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ से आप देखेंगे, अगला पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया था 11 पॉइंट है, थोड़ा सा और चैप्टर बचा हुआ है। शेयरवेयर का उद्देश्य अद्वितीय फीचर दिखा कर खरीदना है। फ्रीवेयर पूरी तरह से उपयोगकर्ता को स्वतंत्र देता है। दोनों प्रकार के सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। इसका जो आपका लास्ट पॉइंट है जिसमें पूछा गया है, पॉइंट नंबर 11, ये आपके एक्स्ट्रा पॉइंट है ट्रिपल सी एग्जाम के लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ये पहला चैप्टर उन सभी के लिए होने वाला है जिनके एग्जाम में कंप्यूटर एप्लीकेशन पूछे जाते हैं। बूटिंग प्रोसेस, इन पॉइंट को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। बूटिंग प्रोसेस क्या है? तो बूटिंग कंप्यूटर के चालू होने पर सिस्टम पूरी तरह तैयार करने की प्रक्रिया बूटिंग प्रोसेस कहलाती है। कंप्यूटर चालू होने पर जो आपके सिस्टम को तैयार करने वाली प्रक्रिया होती है बूटिंग प्रक्रिया होती है। जो आपकी कोल्ड बूटिंग होती है और हार्ड बूटिंग। जो कोल्ड बूटिंग होती है कंप्यूटर, एक सेकंड, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? कोल्ड बूटिंग होती है कंप्यूटर को पूरी तरीके से बंद करने के बाद चालू करना। और जो आपकी वार्म बूटिंग होती है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना बिना पावर ऑफ किए, तो वो आपकी वार्म बूटिंग होती है। बूटिंग के दौरान आपका BIOS और पोस्ट एक्टिव होते हैं। BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और POST का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ रेस्ट। बूटिंग प्रक्रिया में OS की मेमोरी लोड होती है और जो बूट लोडर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने वाला प्रोग्राम होता है, वो होता है आपका बूट लोडर। BOIS और POST बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये आपके फर्मवेयर मेथड में स्टोर होता है। कंप्यूटर स्टार्ट होते ही BIOS सक्रिय होता है। पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ रेस्ट। पोस्ट में रैम, CPU, कीबोर्ड, डिस्क ड्राइव टेस्ट होते हैं। BIOS और पोस्ट कंप्यूटर स्टार्ट होने की सुविधा और स्थिरता सुनिश्चित करते हैं। BIOS सेटिंग में बूट सीक्वेंस, डेटा टाइम और सिक्योरिटी ऑप्शन होते हैं। इस प्रकार से हमारा जो थोड़ा सा और बचा हुआ है आप देखेंगे 11 पॉइंट चल रहा है। फाइल और फोल्डर की अवधारणा। फाइल क्या करता है? डेटा को संग्रहण, जिसे नाम और एक्सटेंशन से पहचाना जाता है। फोल्डर और डायरेक्टरी, फाइलों को व्यवस्थित करने का तरीका। फाइल और फोल्डर कंप्यूटर डेटा मैनेजमेंट के आधार पर होता है। फोल्डर के अंदर फोल्डर को सब फोल्डर के नाम से जानते हैं। पाथ होता है वो होता है फाइल फोल्डर की लोकेशन। एक्सटेंशन जैसे आपका .docx वर्तमान वाला, XLSX, TXT फाइलों के प्रकार दर्शाते हैं। इसका जो आपके बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आप कहेंगे? हम पढ़कर आए हैं 0 और 1। 0 होता है लो और 1 होता है हाई। बाइनरी नंबर सिस्टम डिजिटल कंप्यूटर की मूल भाषा है। बिट्स और बाइट से बाइनरी सिस्टम पर आधारित है। कंप्यूटर में अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन बाइनरी में होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो पहला चैप्टर है पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद आपकी जो कल की क्लास है, कल की क्लास में हम लगभग इसके 200 प्लस क्वेश्चन करेंगे। जैसा आपको यहाँ पर सिर्फ पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, जिसको पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, कंप्यूटर व स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक यंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि, तो आप कहेंगे क्योंकि यह पूर्ण निर्धारित निर्देशों के अनुसार डेटा की प्रोसेस करता है। और अगला क्वेश्चन सिर्फ दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन डेटा और सूचना के संबंध में सर्वाधिक प्रयुक्त होता है? तो यह होगा आपका डेटा प्रोसेस होकर सूचना में परिवर्तित करता है। यदि आपने इस क्लास को पूरा अच्छे से देखा है तो यकीन मानिए आप इन क्वेश्चनों के आंसर बहुत अच्छे से लगा पा रहे होंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आपकी क्लास पूरी होती है। जो आपका पहला चैप्टर है बहुत अच्छे से हमने किया। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी साथियों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है। और ट्रिपल सी अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कंप्यूटर प्रश्न पूछ जाते हैं तो ये क्लास उन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।